सो जय हिंद एवरीवन। आज हम मौजूद हैं आपके सामने अपनी पूरी टीम के साथ, जहां आप हर एक चेहरे को बखूबी जानते हैं। लेकिन आज की इस मीटिंग का बहुत ही अनोखा मतलब है, क्योंकि आज हमारे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो, 12th अपेयरिंग में हो, या फिर आपको बता दें कि 12th के बाद अपने डिफेंस के सपने को साकार भी करना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस होंगी, लेकिन कुछ प्लान्स भी डिस्कस होंगे, क्योंकि मेजर कल्चरल क्लासेस में आपका भरोसा जो है वो सदियों से चला आ रहा है और हमने भी बखूबी कई सारे सिलेक्शंस आपको दिए हैं। लेकिन हाँ, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 2025 के जो नए टारगेट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें जो अगला एग्जाम आ रहा है आपके सामने 2025 का सेकेंड इनटेक, दैट इज 14 सितंबर का होने वाला एग्जाम। और उसके अलावा अगर हम एक साल के टारगेट के लिए के प्रोस्पेक्टिव से भी अगर हम बात करें तो 2026 का फर्स्ट इनटेक होने वाला है, जिसका एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 14 अप्रैल को। तो दो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं और इन दो टारगेट्स पे हमें कैसे फोकस करना है। कई सारे बच्चे 10th में हैं, लेकिन 10th को लेकर के भी उनका कंफ्यूजन है। 10th पास होने के बाद आपका एक सबसे बड़ा सिनारियो ये आता है कि आपको सब्जेक्ट क्या चूज करने हैं। एक तो पहले करियर ओरिएंटेशन जरूरी है। करियर ओरिएंटेशन के साथ साथ आपको बता दें कि साइंस स्ट्रीम है, आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है, एंड देन आपके पास आर्ट स्ट्रीम भी है। साइंस स्ट्रीम में भी दो सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं, एक मैथ्स ग्रुप डिवाइड हो जाता है और एक बायोलॉजी ग्रुप डिवाइड हो जाता है। तो मेरा ये मानना है सर, कहीं ना कहीं बच्चे आजकल जो अपने बर्डन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले तो आपको एक बता दूं रिसर्च बात, जो पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक के टाइम पे एक आर्मी वैकेंसी आई थी, उसमें लास्ट 20 के 4-5 डेज में जो फॉर्म भरने की तादाद थी वो लगभग 25% बढ़ गई आफ्टर पहलगाम अटैक। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टिव है, ये बहुत ही अच्छा सिनारियो है कि हमारे युवाओं में आज भी वो सेना के प्रति अपने आप को समर्पित करने का उद्देश्य अभी भी बचा है। देश दुनिया में चाहे जो बातें हों, लेकिन हाँ, हमारे देश के युवा आज भी तैनात हैं और आज भी तैयार हैं देश की सेवा करने के लिए। तो एनडीए जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है बीइंग अ गेजेटेड ऑफिसर, जहाँ पे आपकी देश की सेवा कर सकते हो। और ट्रायल सर्विस है ये। ट्रायल सर्विस कहने का मतलब है जहाँ एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों सर्विसेज में आप अपना पार्ट बना सकते हो, वो भी परमानेंट कमीशन है। और ये लाइफ लॉन्ग है, एक गेजेटेड पोस्ट में जहाँ पे आपको ना केवल रुतबा मिलेगा, एक ऑरा मिलेगा, और वो भी मात्र 12th पास, जहाँ 19.5 साल तक का बच्चा डिफेंस में जा सकता है और कमांड कर सकता है। ये इसके जो पर्क्स होते हैं, इसके जो अलाउंसेस होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब ये ड्रीम जॉब है। एक IITN उसके सामने कुछ नहीं है, एक डॉक्टर उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि सेना बॉर्डर पे तैनात होगी। हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें तभी जाके हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड वो बात आती है कि बेसिकली अब हम इसकी शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहला सिनारियो बनता है कार्तिकेय सर 10th क्लास के बच्चे को लेकर के। तो अब जो 10th क्लास का बच्चा है वो एक तो दुविधा से उठा है, एक तो बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए, उसके दिमाग में चल रही है अभी मस्ती, क्योंकि 11th में अब उसको बोर्ड्स नहीं देने। अब 11th में बोर्ड्स तो नहीं देने, लेकिन हाँ, उसको सब्जेक्ट भी डिसाइड करने हैं। बीइंग 11th स्टूडेंट, उसके दिमाग में एक सब्जेक्ट डिसाइड हो गया होगा, जो उसके घर बाद में सबने कहीं ना कहीं उसको उंगली पकड़वा के सिलेक्ट करवाया होगा कि भाई तुम साइंस सिलेक्ट कर लो, बायोलॉजी सिलेक्ट कर लो, या कुछ भी कॉमर्स सिलेक्ट कर लो। लेकिन क्या ये जो सब्जेक्ट है कॉम्बिनेशन PCMB, क्या ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है जो बच्चे को एक हमेशा अच्छी खासी स्ट्रीम दिलाएगा? और उसको ये मतलब 2 साल में उसके पास सफिशिएंट समय भी है जो PCMB को वो अच्छे से कवर कर सकता है। लाइक हमारे पास एक SSB का स्टूडेंट था जिसने PCMB ही लिया था क्लास 12th में, उसने नीट भी क्लियर किया था, उसने JEE भी क्लियर किया था, उसने NDA भी क्लियर किया था, एंड अच्छी खासी रैंक से, अच्छी खासी रैंक से। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है बच्चों के दिमाग में कि आपका जो भय है वो सिर्फ यहाँ पे है। और कहीं ना कहीं 11th हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए सर क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के हम देख लें तो क्लास 11 से अकेले 50% का क्वेश्चन आ रहे हैं, 50% क्वेश्चन, और क्लास 12 से बचे हुए 50% क्वेश्चन। तो मेरा सवाल ये है कि क्लास 11th में उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए शुरुआत से? मैम, पहली चीज़ तो अब उसको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। डेफिनेटली सर, बात समझ पाए। अगर हाई स्कूल उसने एग्जाम दे दिया और उसके बाद में सबसे बेहतर उसके पास विकल्प है फाउंडेशन कोर्सेज। राइट। 11th से ही वो अपने मतलब टारगेट को सेट करे कि हमको क्या करना है। मतलब आप 2 ईयर फाउंडेशन बैचेस के बाद 2 ईयर फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए अगर वो लड़का डिफेंस में जाना चाह रहा है और उसकी इच्छाएं हैं, तो हम लोगों का जो अप्रोच है वो ये है कि 11th से ही उसको तैयार किया जाए। 11th अच्छा पढ़ाया जाए, 12 अच्छा पढ़ाया जाए, इससे उसका बोर्ड तो बेहतर हो ही जाएगा। साथ ही साथ हम उसको NDA के लेवल तक भी प्रिपेयर करवा देंगे। और अगर लड़का थोड़ा जो है बढ़िया मेहनत कर रहा है
तो वो जेई में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि जेई के थ्रू साल भर में हमें 4 SSB का मौका मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझने के लिए कि हमें जेई से क्या क्या फायदा मिल रहा। जेई से आप सिलेक्शन नहीं लेने जा रहे हैं, आप जेई का एग्जाम दीजिए और आपको डिफेंस सिलेक्शन करवाएगा, फ्री ऑफ कास्ट आप बीटेक करेंगे, वो भी सरकार के पैसे पर। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये, नो डाउट। एंड सर एक और बात निकल के आती है प्रेशर की। हाँ। लाइक स्कूल्स को मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कूल्स के रिगार्डिंग भी बात करना चाहूंगी। आज की डेट में स्कूल के जो टीचर्स है वो अपने आप को बहुत सीमित करके रखते हैं, और मुझे लगता है वो एनसीईआरटी के बाहर कोई चीज़ जानते भी नहीं। हाँ, भले ही हर एक टॉपर ये बोलता है मैंने एनसीईआरटी स्ट्रैटेजी फॉलो की है, बट हम भी जानते हैं एनसीईआरटी की सच्चाई क्या है। लाइक बायोलॉजी नीट के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बट वहीं अगर मैं बीइंग अ मैथ्स टीचर बात करूं तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से कोई 5 सवाल भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंसा नहीं सकता अगर वो मैथ्स पढ़ रहा है तो पॉइंट ये है कि जो स्तर गिर चुका है एनसीईआरटी का, क्या हम अपने बच्चों को रियलिटी चेक ना दें? और स्कूलिंग की आड़ में कहीं ना कहीं बच्चों के 2 साल बर्बाद होते हैं, और सरकार जो ये कह रही है कि हम बच्चों का प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं इन 2 सालों में। आप मुझे एक बात बताइए कि 2 सालों में तो उसका प्रेशर रिड्यूस हो गया, बट आफ्टर 12th जैसे ही वो बाहर गया 6 महीने में उसको 2 साल का कोर्स कंप्लीट करना है, और भयंकर जो कहीं ना कहीं वो एक चैप्टर को 15 दिन में कवर कर सकता था सुकून के साथ, वो भी अच्छे लेवल पे, वो कहीं ना कहीं उसको 6 महीने में 2 साल का। अब मुझे ये नहीं समझ में आता सरकार को ये क्यों नहीं बात समझ में आ रही कि वो भी तो बच्चा ही है 12th पास, जिसके ऊपर आज आपने कंपटीशन का बर्डन तो इतना बढ़ा दिया, लेकिन 2 साल बाद वो बच्चा क्या करेगा, उस बर्डन की भी बात तो हमें करनी पड़ेगी बहुत। एंड वो बर्डन के बारे में कहीं ना कहीं स्कूलिंग सर 3 सेक्शन में हमारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। एक सेक्शन होता है जहाँ पे बोर्ड्स के लोग आते हैं, तो उन्होंने अपने आप को सीमित कर रखा है कि साल भर में भले ही वो बोर्ड्स का कोर्स कंटेंट वो 1 महीने में कवर कर सकता होगा, लेकिन उसने अपने आप को ये बात का सीमित कर रखा है दरिया कि मैं पूरे साल भर इसको पढ़ूंगा, क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ और मुझे डराया स्कूल के टीचर्स ने। मेरे लिए यही बड़ी चीज है, क्योंकि मुझे तो समाज में अपनी इज्जत बनानी है, 90% स्कोर करना है। मेरी नजरों में या हमारी सबकी नजरों में मुझे लगता है 90% स्कोर करने से ज्यादा बेटर है कि 60% लाए लेकिन एनडीए क्लियर करके दिखाए। उसका करियर सिक्योर है सर, उसकी लाइफ लॉन्ग सिक्योर है। आज की रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो 90% के ऊपर लाने वाले बच्चे कई सारे बोर्ड्स में भले ही टॉपर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद उनके करियर का कोई स्कोप नहीं है। तो ये एक मुद्दे की बात है कि एक तो भीड़ ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स को टारगेट करना चाहती है, एक भीड़ ऐसी है जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अवेयर है तो वो जाना चाहती है जेई के लिए। लेकिन जेई में सिलेक्शन प्रोसीजर सर, सिलेक्शन परसेंटेज इतना कम है कि कहीं ना कहीं हम केवल सिलेक्टेड बच्चों के बारे में बात करते हैं। 1% क्लास में अगर आप 1% के बारे में बात कर रहे हैं तो बचे हुए 99% का क्या? सही बात है। वो ना उसको मिलती ही है क्लासेस यहाँ तक, और यहाँ से क्लासेस मिलेंगी, वो ना बोर्ड्स के सॉल्यूशन लिख पाता है डिटेल में, ना तो वो जेई क्रैक कर पाता है, तो ना तो वो बच्चा इधर का रह गया सर, ना तो वो बच्चा उधर का रह गया। एंड दैट इज द रियलिटी चेक जो कि आज की डेट में हमें बात करनी पड़ेगी, हम हाइपोथेटिकल नहीं हो सकते। अब तीसरे आते हैं वो बच्चे जो साथ ही साथ बोर्ड्स प्लस कॉम्पिटिटिव पे ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन अब उसके लिए ही एक रास्ता सरल सिंपल सा निकाला गया है, एनडीए प्लस बोर्ड्स का या फिर जेई प्लस बोर्ड्स का। बिल्कुल मैम। और हमने एक और एडिशनल प्रोस्पेक्ट यहाँ पे ऐड किया, दैट इज सीयूईटी, क्योंकि सीयूईटी भी आपको मल्टीपल तरीके से ग्रेजुएशन करने के रास्ते दिखाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी। राइट। तो सोमेश सर, अब पॉइंट ये है कि जो बच्चा 11th में है, पहली बात तो सर ने जैसे कहा कि पीसीएमबी एक अच्छा ऑप्शन है और जिसके पास करियर ऑप्शंस काफी अच्छे सारे खुल जाएंगे। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अगर उसने पीसीएमबी सिलेक्ट कर लिया, अब बर्डन तो बढ़ गया, बिल्कुल, तो वो कैसे 11 से उसको स्टार्ट करे? मतलब उसके पास, जैसे हम सर ने बताया कि हमारे पास फाउंडेशन के बैचेस भी हैं, परिणाम बैच। अब परिणाम बैच में उसने एडमिशन ले लिया, तो इन 2 सालों में हम उसको क्या क्या पॉलिसीज प्रोवाइड करेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो वो परिणाम बैच में जैसे एडमिशन लेगा, जी सर। अब एक बच्चे का जो बेसिक्स होता है, जैसे अभी आप सबने बताया कि 50% क्वेश्चन कंपटीशन के 11 से आता है, राइट सर। जब वो 11 से ही पीसीएमबी को सारी चीजें हर कंपटीशन के अप्रोच से पढ़ेगा, इवन वो जेई हो, क्योंकि सिलेबस सेम है, बिल्कुल पढ़ना सबको एनसीईआरटी बेस्ड है, राइट, भले ही अलग अलग बुक पढ़ाएं, exactly, तो वो जेई के लिए भी प्रिपेयर होगा, नीट के लिए भी प्रिपेयर होगा, सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर होगा, एनडीए के लिए भी प्रिपेयर होगा, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना तो उसकी मजबूरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने नॉलेज आ जाएंगे। एक बच्चा अगर मैम जेई के कंसेप्ट हिट करके क्वेश्चन कर ले रहा है तो बोर्ड के क्वेश्चन कितनी हैसियत नहीं उसे रोक दे, कोई नहीं। मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा अगर परिणाम बैच ज्वाइन करता है एमकेसी का, जहाँ पे ये 5 in 1 व्यवस्थाएं दी जा रही है,
तो निश्चित उसका परिणाम बेहतर होगा राइट और कैरियर सिक्योर रहेगा। राइट सर। तो पॉइंट ये कि इसमें हम प्रोवाइड क्या क्या कर रहे हैं परिणाम बैच में? हाँ, इसमें हम लोग पूरी तरह से पूरा मटेरियल एकदम क्वालिटी दे रहे हैं, साथ ही साथ वेल डिजाइन नोट्स इनको दे रहे हैं, राइट, क्वेश्चंस इनको प्रैक्टिस सीट अलग से दे रहे जी हैं, सर। साथ ही साथ मॉक टेस्ट जो उस एग्जाम के लेवल को टच करता है, ये भी राइट चीजें सर। हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वीकली सरप्राइज टेस्ट, वीकली सरप्राइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, बुक्स के साथ साथ बुक्स पूरी इनको मिल ही क्लासेस रहे हैं मैम प्रॉपर। पूरी। सबसे अच्छी चीज 1-to-1 डाउट्स भी इनको दे रहे हैं, वेरी गुड सर, जो कि That हर is very सिस्टम important. में नहीं है। नहीं सर, हर जगह सिस्टम है ही नहीं सर डाउट काउंटर से। तो मुझे लगता है मैम जब इतनी सारी फैसिलिटीज एक बच्चे को मिल रही है तो कोई बच्चा क्यों ही नहीं क्रैक करेगा? कैसे नहीं कर पाएगा? प्रश्न तो ये है। राइट राइट। मतलब इनका सबसे पहला कदम है परिणाम बैच ज्वाइन करें, परिणाम बैच। फिर परिणाम तो इनको कंफर्म मिलेगा। राइट, बिल्कुल। तो अब सेकेंड ऑफ ऑल अनुभव मैम उन बच्चों की बात आती है जो इस बार 12th में है। अब जो 12th में गया उसने अपना 11th बर्बाद कर दिया, उसके पास अब क्योंकि 11th का वेटेज तो है ही हमारे पास जिसको कवर भी करना है, और उसके पास 2 चैलेंजेस है क्योंकि उसके ऊपर बर्डन बढ़ चुका है मैम। एक, उसके सामने 4 महीने बाद एक एनडीए का एग्जाम दिखा रहा है, उसमें भी कई सारे नालायक सो रहे होंगे जिनको अवेयरनेस भी नहीं होगी कि मैं एनडीए का एग्जाम 12th में रहते हुए ही दे सकता हूँ। राइट, आप अटेम्प्ट अपना मत खोइए, आप 12th में रहते हुए ही एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। तो 4 महीने में उसके सामने टारगेट है मैम एक एनडीए का, एंड देन फिर उसके पास नो डाउट बोर्ड्स का प्रेशर है, तो वो उसको बैलेंस कैसे करेगा 12th वाला बच्चा? बैलेंसिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम्हें ये समझना है कि बोर्ड कुछ अलग नहीं है। बोर्ड तुम हर हाल में कर लोगे अगर तुम एनडीए के लिए प्रिपेयर हो तो। एनडीए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। बेसिकली सिलेबस वही है मैम, वो बिल्कुल। ऑलरेडी बोर्ड्स प्रिपेयर करके दे रहा है। मैं आपको यही बता रही हूँ, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में जो हिडन लाइंस होती है मैम, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एनसीईआरटी तो कोई भी रट कर बता दे, एक बच्चा भी पढ़ लेगा, पढ़ना नहीं है हमें, समझना है हमें कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन में कितनी ही ज्यादा थियरीज छिपी हुई है। राइट। अगर हर एक टीचर एनसीईआरटी को ही अच्छे से डिटेल से समझाने लग जाए, तो मैं तो बायोलॉजी फील्ड से हूँ, मैं बता दूं बायोलॉजी के अंदर अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ना सीख जाएंगे तो हमें और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बिल्कुल, बिकॉज वही सच में वो बेस है। हम लोग कहते हैं भगवत गीता है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो यस वो है, लेकिन उनके श्लोक को हम लोग को कोड करना पड़ेगा उसको अच्छी तरीके से। डेफिनेटली मैम। तो सिंपल सी बात ये है कि हम जब स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं तो हमारा बोर्ड्स कवर होता जा रहा है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। एंड बोर्ड्स का कोर्स कंटेंट, जैसे बोर्ड्स अगर आपके फरवरी में भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप दिसंबर से भी पढ़ना शुरू करो क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो पढ़ते पढ़ते आपका दिसंबर से भी अगर आप बोर्ड्स ओरिएंटेड हो जाएंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज आपके सामने जनवरी में जेई का एग्जाम भी होगा, एंड देन फिर आप फरवरी में भले ही बोर्ड्स दोगे, लेकिन जैसे ही आप क्लियर करोगे बोर्ड्स का एग्जाम, अप्रैल में फिर से आपके सामने एनडीए और फिर से जेई का एग्जाम होगा। तो बैक टू बैक 3 टारगेट्स आपके न्यू ईयर में ऑलरेडी दिख रहे हैं। ओके, तो ये तो एक मुद्दे की बात है कि हम आप जो 12th पास बच्चा है उसके लिए भी लेट नहीं है। अभी भी अगर वो जग जाएगा तो वो भी वो चीज़ हासिल कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ वो डेफिनेटली कर सकता है। अब मुद्दा आता है 12th पास वाले बच्चों के सामने, क्योंकि वो तो सभी बर्बाद करके बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं वो 11th भी बर्बाद करके बैठा हुआ और 12th भी बर्बाद कर। तो उनके लिए क्या मतलब ये पॉलिसी कैसी है, मतलब जो एनडीए के साथ साथ जेई, उसको कितना समय लग जाएगा और एनडीए के साथ साथ जेई वो कैसे बैलेंस करे? देखिए, जो समय है वो तो लिमिटेड है और आपको उसी में क्रैक करना है। बात करते हैं अगर प्रेशर की, तो भाई प्रेशर इस समय मैक्सिमम है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने 11th और 12th प्रॉपरली बर्बाद कर दिया है। तो भाई प्रेशर मैनेज करने के लिए बेहतर है कि भाई प्रॉपर गाइडेंस तुम्हें मिले। तो भाई सितंबर इनटेक के लिए मैम बहुत क्लियर है कि हमारे पास जो बैच है वो है आगाज 2.0, जिसमें आपको मतलब एकदम एनडीए बेस्ड चीज़ें कराई जा रही हैं। कम समय है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो एनडीए में आना है, ठीक है? तो बहुत ही प्रॉपर गाइडेंस है। एंड कॉम्पिटिटिव के लिए हम हमेशा से ये बात बोलते हैं कि क्या पढ़ना है वो जरूरी है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसकी प्रॉपर गाइडेंस जो है वो आपको आगाज 2.0 बैच से मिल रही है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं जिनको है कि भाई नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट हम देना चाहते हैं और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ देना चाहते हैं, उनके साथ है, उनके पास है समय इतना 1 साल का, तो भाई वो ज्वाइन कर लें भाई विजेता बैच, जिसमें आपको ना ही केवल एनडीए के लिए बल्कि साथ ही साथ जेई के लिए भी आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। जेई में भी जितनी टफ क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके की चीज़ें आती हैं मैम, वो सारी चीज़ें आपको कराने बैलेंस करा के दी जाएंगी डेफिनेटली। तो 12th वालों के लिए जो 11th में गए हैं दैट इज परिणाम बैच, एंड ऑल्सो जो लोग अभी सितंबर अटेम्प्ट के लिए हैं उनके लिए आगाज बैच 2.0, एंड जो 1 ईयर के लिए समय दे सकते हैं, जिनके पास लिमिटेड समय है अभी, जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी वो वीक जानते हैं, तो उनको पेशेंस के साथ 1 ईयर का बैच दैट इज विजेता बैच का पार्ट बनना चाहिए। तो
सर मैं ये जानना चाहूँगी हेमंत सर कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वाई एमकेसी? तो मैम मैं एमकेसी इसलिए रिकमेंड करूँगा आप बच्चों को कि वो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी जाती है जो आपको ज़रूरी है। जैसे आपको एक ऐसी बुक दी जा रही है, ऐसी डिज़ाइन बुक दी जा रही है जो आपको एनडीए के हिसाब से वो डिज़ाइंड है। दूसरा, आपको डाउट काउंटर दी जाते हैं, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं है तो आप डाउट काउंटर पे जाके वो क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा, आपको मल्टीपल सिलेक्शन हमने दिए हैं, आप उसे देखिए, हाँ जी, तैनात है। तो आप इंश्योर बिल्कुल श्योर रहें कि आप अगर 6 महीने आप हार्डवर्क करते हैं यहाँ पे तो आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। चलिए, ये सब तो बहुत कुछ हो गया मैम, अब ये बताइए कि ये ऑनलाइन सब है कि ऑफलाइन है? सर बेसिकली ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा प्रिफर्ड होगा हमारा। उसका रीज़न सिर्फ सिंपल सा ये है, तो बेसिकली ऑफलाइन की जब हम बात करते हैं तो एक हमें हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। अगर आप खुद सोचिए कि आपको कंपटीशन का अंदाज़ा ही नहीं है, उस युद्ध में आप उतरने जा रहे हैं जिस मैदान में आपको पता ही नहीं कितने लोग और हैं, क्या उनके पास हथियार होने वाले हैं और कितनी शार्पनेस और कितनी एक्यूरेसी के साथ वो तैयार हैं। एग्जैक्टली हमें जब कंपटीशन तब पता चलता है जब हम क्लासरूम में बैठते हैं, उस क्लासरूम में टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, एक स्क्रीन टाइमिंग के थ्रू नहीं। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन भी, और ऑनलाइन हमारी प्रोवाइड करने की मजबूरी सिर्फ और सिर्फ ये है कि कई सारे बच्चे हमसे डिमांड करते हैं कि मैम हम नहीं ले सकते बैचेस क्योंकि थोड़े से कॉस्टली होते हैं। अच्छा, उसमें भी एक और बात निकल के आती है कि व्हाई नॉट फ्री मैम बैच? तो एक बात समझना होगा कि व्हेनेवर एनीथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। बात क्या है, ये लोग लाइफ में इस चीज का नियम बना लो, अगर आपको कोई भी चीज फ्री में मिल रही है तो आप उस चीज का प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब आप ये समझिए कि आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं या खुद बिकना चाहते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है मैम सिलेक्शन नहीं है, लेकिन पर्सनालिटी इनहेंसमेंट जीरो है, और कहीं ना कहीं इस बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एसएसबी में उनको बहुत दिक्कत एंड होती है। ऑनलाइन के कंपैरेटिव ऑफलाइन कोई भी संस्था हो उसको भी ये अच्छे से रियलिटी चेक पता है कि ऑफलाइन के सिलेक्शंस की क्वांटिटी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन में क्योंकि एडमिशन एक एक बैच में 1000 होते हैं, 5000 होते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऑनलाइन क्लास करने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम है, और ये बच्चे खुद जानते हैं। मैम खुद ही सोचिए ना, 1-on-1 पर्सनल टच मिल रहा है बच्चों को, तो वो ऑब्वियसली अपनी कमियों को बेहतर तरीके से निखार सकते हैं। बल्कि ऑनलाइन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, जनरलाइज चीजें प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो वो स्टूडेंट स्पेसिफिक नहीं रहती हैं। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली ऑफलाइन वुड बी बेटर। तो मुझे लगता है आपको सारी बातों का सॉल्यूशन मिल चुका है। आपके पास अगर आप 11th में हैं तो आपके पास 2 years बैचेस हैं, अगर आप ऑलरेडी 12th पास है तो आपके पास अभ्यास बैच है, एंड साथ ही साथ अगर आप 12th पास हैं तो भी आपके पास एक सामने दिख रहा है विजेता बैच जो इस बार आपको विजयी ज़रूर बनाएगा। तो ये एक सेशन लेना बहुत ज़रूरी था, और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये हमारे टीचर्स आपके सामने बहुत ही जल्दी प्रोजेक्ट करने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट को लेकर के कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है इस 14 सितंबर वाले एग्जाम को लेकर के। तो हर एक सब्जेक्ट टीचर अपने प्रोस्पेक्टिव आपको बता देगा। तो मुझे लगता है ये सेशन बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, राइट? तो आई होप जितने भी पेरेंट्स देख रहे होंगे उन तक भी मेरा मैसेज पहुंचे कि यू नीड टू बी अवेयर, एंड अपने बच्चों को अभी से अवेयर करना शुरू कर दें। तो बस इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद।